नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया में। आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। वन विभाग में कार्यरत 579 दैनिक श्रमिकों को मिलेगा न्यूनतम वेतनमान। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 22 पदों के सृजन को भी मंजूरी। देहरादून में धौलास जमीन प्रकरण पर सीएम धामी का बड़ा बयान। आईएमए के पास मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की साजिश का आरोप हरदा ने किया वार। कहा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताबीज बना ले भाजपा। देहरादून के तिब्बती मार्केट में दिन दहाड़े गैस एजेंसी के मालिक की हत्या। पैसों का लेन देन बताई जा रही हत्या की वजह। मृतक की पत्नी ने सास समेत 4 लोगों के खिलाफ दी तहरीर। और हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ में एआई से होगी भीड़ और ट्रैफिक की मॉनिटरिंग। डिजिटल कुंभ पर प्रशासन का फोकस। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के बाद 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं मंत्रिमंडल में कौन कौन से फैसले लिए गए हैं। धामी कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। श्रम विभाग द्वारा कोविड के समय बोनस कटौती को लेकर केंद्र को भेजा गया पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट को वापस लाने का फैसला लिया गया है। श्रम विभाग के तहत ईएसआई डॉक्टर की भर्ती के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 को संशोधित कर अब पद भरे जाएंगे, प्रमोशन भी दिया जाएगा। कैबिनेट में टोटल 94 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। गृह विभाग के अंतर्गत 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए राज्य स्तर पर 22 पदों की स्वीकृति दी। कारागार एक्ट में हैबिचुअल ऑफेंडर यानी जो बार बार अपराध करते हैं उसकी परिभाषा को लेकर संशोधन किया। केंद्र की परिभाषा को एडॉप्ट किया गया है। वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से 314 को पहले से ही न्यूनतम वेतनमान दिया जा रहा था। अब बाकी के बचे हुए 579 दैनिक श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान यानी 18,000 रूपए देने को मंजूरी दी गई। और कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना जो कि 2025 व 26 तक लागू है, इसके साथ ही कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना भी आगे जारी रहेगी। हमारा ये कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मद है। हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यम और उन्नयन योजना एक चल रही है, जिसमें 2024 में भारत सरकार के स्तर से ये निर्णय लिया गया था कि इसको 2025-26 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसी के अतिरिक्त हमारे प्रदेश में एक मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य और उन्नयन योजना भी शुरू की गई थी। हमारी जो PMFME है उसमें 35% सब्सिडी मिलती थी और अधिकतम 10 लाख रुपए तक, और मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में 25% तक सब्सिडी मिलती थी 5 लाख रुपए तक। तो आज ये निर्णय लिया गया है कि जब तक ये PMFME की योजना है 2025-26 तक, तब तक CMFME की योजना को भी जारी रखा जाए। देहरादून स्मार्ट सिटी तो नहीं बन पाया, लेकिन क्राइम सिटी जरूर बन गया है। 14 दिन के भीतर 4 हत्या की वारदातें जाहिर करती है कि राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। यहां अपराधियों को ना तो कानून का डर है और ना खौफ। दिन दहाड़े कभी चापड़ से हत्या कर दी जाती है, तो कभी गला घोटकर, तो कभी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह देहरादून का हाल होता जा रहा है, जहां अपराधी दून पुलिस को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं और दून पुलिस का इकबाल पर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट सिटी की जगह क्राइम सिटी बना देहरादून। अपराधी क्राइम करने में चूर, दून पुलिस खुद में मशगूल। एसएसपी साहब, जनता से ऐसी क्या हो गई भूल। शहर में बदमाशों का बोलबाला, क्राइम से देहरादून दहला। वेलकम टू क्राइम सिटी देहरादून। अब वो दिन दूर नहीं जब शहर में आपका स्वागत इसी नाम के बोर्ड के साथ किया जाएगा। जिस देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए निकले थे, वो अब क्राइम सिटी बन चुका है। जहां आप बेखौफ घूमते थे, वहां अब अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं।
जिस दून पुलिस के कंधों पर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो खुद में इस कदर मशगूल हैं कि उन्हें पता तक नहीं चलता और दिन दहाड़े अपराधी वारदातों को अंजाम दे जाते हैं। हालिया मामले ने तो दून पुलिस की पोल खोलकर रख दी है। तिब्बती मार्केट में सुबह 10 बजे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस गहरी नींद में सोई रह जाती है। और भी हैरानी की बात तो ये है कि जिस जगह पर 40 साल की अर्जुन शर्मा की हत्या की गई, वहां से कुछ ही दूरी पर सचिवालय में पूरी सरकार मौजूद थी। कैबिनेट की बैठक चल रही थी। उसी जगह से कुछ ही दूरी पर पुलिस मुख्यालय भी है। फिर भी अपराधियों को पुलिस का ना तो कोई डर और ना ही कोई भय है। खुलेआम आए और गोली मारकर फरार हो गए। और ये कोई पहला मामला नहीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस शहर में आप रहते हैं, बीते 14 दिनों के भीतर 4 हत्या की वारदात सामने आ चुकी है, जो देहरादून पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। हम पहले से इस बात को कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है और इसके सीधे सीधे प्रमाण 1 महीने में 4 हत्याएं होना, खुले सरेआम राजधानी में इस प्रकार के कृत्यों को होना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी बात सही है। अभी भी सरकार जागे, मुख्यमंत्री जी पुलिस महकमे को अपने हित में न लगाकर इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने की मंशा रखें। बता दें कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जिस शख्स की हत्या की गई, वो देहरादून एसएसपी से कई बार मुलाकात कर चुका था। मामले में मदद भी मांगी गई। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं समझा। बट जिस हिसाब से देहरादून में चल रहा है, और ऑलरेडी अर्जुन भाई ने बताया था कि एसएसपी साहब से 2-3 बार मिले भी थे इस मामले में, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। ये सर वो तो एसएसपी साहब ही बता पाएंगे, बट इसमें ऐसा, ये अर्जुन भाई हमेशा जरूर बोलते थे कि हम 2-3 बार मिल गए, कोई पुलिस में इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या बातचीत होती थी? यही कि हमेशा बोलते थे अच्छा देख रहे हैं, हम करा रहे हैं, ऐसे करके वही है जैसे हमेशा टाल मटोल होता है, पुलिस वही की करती। ये भी इसमें रिव्यू में देखा जाएगा कि अगर कोई भी कर्मचारी निर्देश होने के बाद में भी अगर कहीं पे भी उसके स्तर पर अगर कोई लापरवाही अगर परिलक्षित होती है, तो उसके विरोध में हम सख्त कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पे हम स्थितियों पे सुधार लाएंगे और निरंतर जो भी ये जिस तरह के अपराध जो बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश पाया जाएगा। आईजी गढ़वाल भी मान रहे हैं कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। एक के बाद एक देहरादून में हत्या जैसी वारदातों ने दून पुलिस की कलई खोल कर रख दी है। यहाँ सीधा सवाल देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह से है। कप्तान साहब, कहाँ सोई रह जाती है आपकी पुलिस? एसएसपी साहब, बदमाशों में कानून का कोई खौफ क्यों नहीं? क्यों कमजोर पड़ रही है देहरादून पुलिस? आम नागरिकों की सुरक्षा करने में आखिर क्यों चूक रही है देहरादून पुलिस? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बार बार खड़े हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास इन तमाम सवालों के जवाब नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून आईएमए के पास धोलास में 20 एकड़ जमीन विवाद के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम धामी ने आरोप लगाया कि धोलास जमीन पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की साजिश रची जा रही थी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार डेमोग्राफिक बदलाव और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आना कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। बता दें कि धोलास में ये जमीन 20 साल पहले कांग्रेस सरकार में आवंटित की गई थी। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये मनसा उस समय ज़मीन देने की, और जिस सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये ज़मीन दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है, वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मनसा कुछ और थी। अब वो सारा मामला सामने आ गया है। हमने कहा है कि इसकी बिल्कुल जाँच करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। सारे प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये ज़मीन यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में उसको जो है निहित कर दिया जाए।
वहीं हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय बीजेपी सरकार जानबूझकर फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाने का काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी को सलाह दी है कि इसका ताबीज गले में डालकर सत्ता में आने की कोशिश बीजेपी करे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी चिंता जाहिर की है। साथ ही राजधानी देहरादून में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया। केवल कभी किसी मुसलमान ने खरीदी तो उसके नाम पर जो है, असल में भाजपा को तो मैंने एक सुझाव दिया है अपने फेसबुक में। मैंने कहा भाई तुम जो है ताबीज़ बनवा लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और जितने भाजपाई नेतागण हो उस ताबीज़ को अपने गले में डालो और उसको सुबह शाम प्रणाम किया करो, क्योंकि इसी ताबीज़ के बल पर तुम 2022 में सत्ता में आए और अब 2027 के लिए भी इस ताबीज़ाए नमहों कहो। यहाँ तो कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई और नशे के व्यापारियों को प्रश्रय दे रहे हैं, अवैध खनन को प्रश्रय दे रहे हैं, शराब की बिक्री करवाई जा रही है और जो गैंगस्टर्स हैं अब वो ऑपरेट करने लग गए। वहीं गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। जमीन कब्जाने के गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता सुमित्र भुल्लर ने विधायक पर जमकर हमला साधा है। सुमित्र भुल्लर ने आरोप लगाया कि विधायक ने करोड़ों रुपए की जमीन को कथित तौर पर हड़प कर उसे बेचने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी विधायक अरविंद पांडे पर जमीन से जुड़े कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। गरीब मार करने वाली भू माफियाओं को संरक्षण देने वाली, और संरक्षण गलत कहूंगा, भू माफिया सरकार के कृत्यों को उजागर करने के लिए और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए आज हमने प्रेस करी थी और आज हमने इस मुहिम को शुरू करा है। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर जिनके साथ गलत हुआ है और जिस फाइलों में सत्ताधारी लोगों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके बिना खसरों के जमीनों पर अपना कब्जा साबित करने का काम किया है, जो ये पाप किया है, कानून को तोड़ने का, फ्रॉड करने का जो काम किया है, इसके खिलाफ हमने प्रेस करी है और इस मुहिम को हम आज शुरू कर रहे हैं। और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम करेंगे। उर्मिला सनावर के बाद एक और शख्स ने हरिद्वार पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। हरिद्वार पुलिस पर आरोप लग रहा है कि वो पूर्व बीजेपी विधायक के दबाव में कार्यवाही करती है। उर्मिला सनावर ने तो हरिद्वार एसएसपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सीएम धामी की छवि खराब कर रहे हैं हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल। रिपोर्ट देखिए। उर्मिला सनावर का निशाना, हरिद्वार एसएसपी का सुरेश राठौर से याराना, हरिद्वार पुलिस पर उठे सवाल, काली करतूत के जिक्र से मचा बवाल। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले आप ये सुनिए। ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर, जिनका होटल पहले फर्जीवाड़े में चल रहा था, अभी भी फर्जीवाड़े में चल रहा है। सुरेश राठौर चाहता है कि मैं उसके खिलाफ कोई गवाही ना दूं और कोई वो ना करूं, और वो मेरे को जान से मरवाना चाहता है। ये वीडियो उर्मिला सनावर ने शेयर किया है। इस वीडियो को अपलोड कर उर्मिला सनावर ने न सिर्फ बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर सवाल खड़े किए, बल्कि हरिद्वार पुलिस पर भी दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उर्मिला सनावर ने लिखा है कि ये देवेश कुमार शर्मा जी हैं, ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के रजवाड़ा होटल के मैनेजर। सुरेश राठौर गैंगस्टर, फ्रॉड, गाड़ी चोर, डकैत रहा है, जिसके काले कारनामे मैं दुनिया को बता चुकी हूँ सबूत के साथ। कैसे वो अपने होटल में उत्तराखंड की बेटियों से देह व्यापार करवा रहा है, स्पा सेंटर की आड़ में, और अब अपने मैनेजर पर रात को पुलिस भेजकर एक सज्जन इंसान को झूठे मुकदमे में फंसाने पैसों के घमंड में उत्तराखंड पुलिस परेशान कर रही है। पुलिस की ये मनमानी कब तक चलेगी? सुरेश राठौर और उसकी बेटी दीपिका राठौर जो होटल में सेक्स रैकेट चलाते हैं, महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाते हैं, फिर उनसे मनमानी करवाते हैं। ये सभी आरोप उर्मिला सनावर ने लगाए हैं। इसी के साथ होटल के मैनेजर ने भी पुलिस पर दबाव में आकर कार्रवाई का आरोप लगाया है। कुछ लोग मेरे घर पर आए और मेरे को धमकाने लगे, जो कि सुरेश राठौर के द्वारा भेजे गए थे, और उसमें कुछ सिटकुल पुलिस के अधिकारी भी थे, जो कि मेरे को और मेरे परिवार को सिटकुल थाने लेके गए और मेरे को बोला कि आप दोबारा यहाँ पर आओगे। सुरेश राठौर चाहता है कि मैं उसके खिलाफ
कोई गवाही ना दूं और कोई वो ना करूं, और वो मेरे को जान से मरवाना चाहता है। और मेरे खिलाफ उसने 3 लाख रुपए प्लस गोल्ड चोरी का इल्ज़ाम लगाया है और सिडकुल थाने में मेरे नाम की रिपोर्ट की है। अगर मैं कुछ करता हूँ या मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सुरेश राठौर व उसके परिवार की होगी। बता दें कि इससे पहले उर्मिला सनावर ने अपनी पोस्ट में हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल पर निशाना साधा था। उर्मिला ने लिखा था कि हरिद्वार एसएसपी साहब ने पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर से अच्छी यारी निभाई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की फजीयत होने के बावजूद एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सुरेश राठौर से दोस्ती के खातिर ज्वालापुर में दर्ज झूठे मुकदमे को मेरे ऊपर रीओपन कर दिया, जो वापस लिया जा चुका था। उर्मिला ने यहीं तक अपनी बात को खत्म नहीं किया। आगे जो लिखा उसने एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की साफ सुथरी छवि पर सवाल खड़े किए। उर्मिला सनावर ने आरोप लगाया कि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया। मुख्यमंत्री के मना करने के बावजूद उर्मिला को 29 दिसंबर को चंडीगढ़ पुलिस को पकड़ने के लिए भेजा और सुरेश राठौर को नेपाल भगा दिया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की काली करतूत को मैं कैमरे के सामने बोल चुकी हूँ, आप ही की एसआईटी के सामने। हालांकि उर्मिला ने बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब उर्मिला के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये सनावर ही बता सकती है। फिलहाल इस पर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से उर्मिला दावे के साथ सार्वजनिक रूप से हरिद्वार के एसएसपी पर सवाल उठा रही है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उर्मिला के साथ ही सुरेश राठौर के होटल के मैनेजर का सामने आकर हरिद्वार पुलिस पर दबाव में आकर एक्शन लेने का आरोप लगाना उर्मिला के बयान को और मजबूत करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उर्मिला सनावर के वार से कोई भी नहीं बच पा रहा है। एक के बाद एक वो सबको लपेटे में लेते हुए नजर आ रही है। पहले आरती गौड़, शालिनी आनंद और फिर उषा राणा माही और अब उर्मिला सनावर के निशाने पर आई है केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नोटियाल। उर्मिला सनावर ने अब आशा नोटियाल पर कई गंभीर आरोप लगाए दिए हैं। क्या कुछ अंदरूनी खबर है, इस रिपोर्ट में देखिए। उर्मिला सनावर के निशाने पर बीजेपी विधायक, केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल पर लगाया आरोप। क्या है आशा नोटियाल का कनेक्शन? अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उर्मिला सनावर ने जब से कथित वीआईपी के नाम का खुलासा किया है, तब से ही उसके निशाने पर कोई न कोई जरूर आ रहा है। यही कारण है कि बीजेपी के नेता भी उर्मिला सनावर के खुलासे के आगे शांत बैठे रहे। उन्हें डर सताता रहा कि कहीं अगला नंबर उन्हीं का ना आ जाए। अब जरा सी एक्टिविटी बीजेपी नेताओं को उर्मिला के निशाने पर ले जाती है। ताजा मामला ही देख लीजिए। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नोटियाल ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसे लेकर उर्मिला सनावर ने बीजेपी विधायक पर सवाल खड़े कर दिए। पहले आरती गौड़, शालिनी आनंद और उषा राणा माही पर निशाना साधने के बाद अब उर्मिला सनावर ने अब सीधे केदारनाथ की विधायक आशा नोटियाल पर उंगली उठा दी है। ये पोस्ट देखिए। इस पोस्ट पर उर्मिला सनावर ने लिखा है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से मैं आज पूछना चाहती हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है और केदार नगरी की विधायक आशा नोटियाल दीदी ने गैंगस्टर की बीवी ब्लैकमेलर उषा राणा चौधरी को अपना संरक्षण दे रखा है। ऐसी विधायक जी की क्या मजबूरी है? मुझे तो सुनने में ये भी आया कि सहारनपुर जब उषा राणा चौधरी, आरती गौड़, कल्पना त्रिपाठी, शालिनी आनंद ने मेरे घर में डकैती डाली, हत्या का षड्यंत्र रचा, मेरे घर पर कब्जा करना चाहा, उस समय पुलिस से छुड़वा कर ले जाने में आशा नोटियाल विधायक की मुख्य भूमिका थी। क्या गुंडों को बचाना यही आपकी जनसेवा है? ये पोस्ट कर उर्मिला सनावर ने सीधे बीजेपी विधायक आशा नोटियाल पर निशाना साधा है। उर्मिला सीधे सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि उषा राणा को बीजेपी विधायक संरक्षण दे रही है। बता दें कि हाल ही में उर्मिला सनावर ने बड़े खुलासे का दावा करते हुए उनके घर पर 23 मई 2025 को हुई डकैती का एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था, जिसमें उर्मिला सनावर ने कहा कि 23 मई की रात 4 महिला, जिसमें आरती गौड़, उषा राणा, शालिनी आनंद और कल्पना त्रिपाठी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके घर पर डकैती डाली थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इन महिलाओं को अंकिता मामले में फंसने का डर सता रहा था। शायद इन्हें उर्मिला के पास इनके खिलाफ किसी सबूत की भनक लगी हो, जिसे मिटाने के लिए सनावर के घर पहुंची और ताला तोड़कर डकैती को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इन चारों महिलाओं पर सहारनपुर पुलिस ने एक्शन लेते हुए हिरासत में लिया था। अब अपने पोस्ट में उर्मिला ने इसी मामले की तरफ इशारा करते हुए याद दिलाने की कोशिश की है कि इन्हें पुलिस से छुड़वाने वाली आशा नोटियाल ही थी। आखिर क्या मजबूरी है कि आशा नोटियाल उषा राणा को संरक्षण दे रही है?
अब उर्मिला के आरोपों पर गौर किया जाए तो ये बेहद गंभीर है और अगर उर्मिला के आरोप सच साबित होते हैं तो बीजेपी की छवि पर एक और डेंट लगने को तैयार है और इसका बड़ा नुकसान आगामी चुनाव में बीजेपी को हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून स्थित सेंट्रल मॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म गोदान का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत कई विधायक और पार्टी से जुड़े कई नेता इस समय मौजूद रहे। आपको बता दें कि धामी सरकार की तरफ से इस फिल्म को उत्तराखंड में पहले ही टैक्स फ्री किया गया है। 6 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन विनोद चौधरी की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि गौमाता की सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस फिल्म को बनाया गया है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार का यही विश्वास है कि इस फिल्म से लोगों में गौमाता की रक्षा को लेकर एक जागरूकता आएगी। हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कुंभ अपने आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप के साथ साथ डिजिटल पहचान के लिए भी जाना जाएगा। कुंभ मेला प्रशासन ने इस महाआयोजन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। मेला प्रशासन द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मेला अधिकारी सोनिका ने बताया कि सेंटर के जरिए AI की मदद से भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और किसी भी आपात या दबाव की स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो हम लोगों के करीबन मैंने जैसे बताया कि 35 कामों का जीरो हो गया है, जिसके क्रम में 23-24 काम के कार्य चल रहे हैं। एरिया अगर बताया जाए तो पूरा ही कुंभ का क्षेत्र लिया है हमने। ऋषिकेश, भद्रकाली आगे तक का एरिया पूरा कवर्ड है। यहाँ ज्वालापुर, बहादुराबाद से चालू होते हुए पूरा एरिया हमने कवर किया है और मल्टीपल जगह पे अभी काम चल रहे हैं। स्थायी कार्यों में अभी हमारे 2 पुल के कार्य और शुरू होने हैं, एक CCR2 का कार्य शुरू होना है। मेनली यही मेन काम है जो बड़े काम है। इसके अलावा बाकी काम जो है वो रोड के रिन्यूअल के कार्य हैं और कुछ चौड़ीकरण के कार्य हैं, फुटपाथ बनाने के कार्य हैं, जो कि अभी कुछ कार्य चल रहे हैं और कुछ काम अभी शुरू होने हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने विभागीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की डेडलाइन तय की है, जिसमें सभी विभागों को 28 फरवरी तक प्लान तैयार कर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए। वहीं सेंडाई फ्रेमवर्क में 2015 से 30 के लक्ष्यों की समीक्षा की गई। साथ ही योजना को केवल औपचारिक दस्तावेज न बनाकर कार्यप्रणाली में शामिल करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विभागों को नियमित रूप से मॉक ड्रिल करने की भी बात कही गई है। देखिए, भारत सरकार के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और चीफ सेक्रेटरी सर के निर्देश हैं कि सब विभाग अपना अपना डिजास्टर का मैनेजमेंट प्लान बनावें। इसके बारे में एक बार पहले भी हमने बैठक लिया था विभागों के साथ में और पुनः एक बार बैठक विभागों के साथ में किया गया है। पहली बैठक में हमने उनको बताया था डिटेल में कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या तथ्यों को शामिल किया जाना है, क्या क्या तथ्य शामिल होने हैं, किन किन तरह के उसमें जो डिटेलिंग है वो करनी है। तो विभागों ने अपना काफ़ी कुछ बना लिया है। तो कल विभागों का प्रेजेंटेशन देखा मैंने और अपने इनपुट दिए हैं। उसमें ये था बेसिकली कि हम अधिकारी कर्मचारी तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लगातार एक पद से दूसरे पद पे जाते रहते हैं। तो विभाग में ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर या एक ऐसा जो जानकारी है, वास्तविक जानकारी, जो संचित जानकारी है वो उपलब्ध रहे, तो कोई भी अधिकारी आएगा उसको आसानी होगी काम करने में। उसमें किस प्रकार की आपदाएं आती हैं, विभाग किसको डील करता है, कैसे डील करता है, कहाँ कहाँ हम किस तरह से काम कर पाए, कहाँ हमारी असफलता रही, कैसे अगर डिजास्टर हो जाता है हम प्लान करेंगे, कैसे डिजास्टर को फेस करेंगे, कैसे लोगों को सुरक्षित बनाएंगे। वहीं हल्द्वानी में जहरखुरानी गिरोह का शिकार हुए एक युवक को रोडवेज बस स्टाफ द्वारा बस से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। युवक दिल्ली से भीमताल जा रहा था और तभी जहरखुरानी गिरोह के बदमाशों ने उसका मोबाइल पर्स लूट लिया और खाते से करीब 1 लाख रुपए भी ट्रांसफर कर लिया। आरोप है कि बेहोशी की हालत में उसे शीश महल क्षेत्र में बस से उतारकर नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसे हल्की चोटें भी आई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बेसिकली ये जहरखुरानी का एक प्रकरण जो है संज्ञान में आया पुलिस पे, इस पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इसी की जांच के दौरान एक फुटेज भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें वो युवक जो है बस से उतर के बुरी तरह से गिरता हुआ दिख रहा है। उसके सामने एक पोस्ट भी आ रहा है, उसको हम पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे, किन परिस्थितियों में वो उन्हें मिला, उनके द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी इसमें करेंगे। और ये हम लोग इसमें उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जो लोग उनके साथ थे उसमें से कुछ यात्री जो हैं जेपी नगर में उतरे हैं, कुछ लोग रामपुर में उतरे हैं, कुछ हल्द्वानी में उतरे हैं।
तो वो किन के साथ इन्वॉल्व थे, जिस होटल पे ये चाय पानी के लिए बस रुकी थी उसके CCTV भी हम लोग एनालाइज करेंगे। लालकुआ के राष्ट्रीय राजमार्ग 109 के गोरा पड़ाव में 4 लेन निर्माण के बाद यातायात अव्यवस्था ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गोरा पड़ाव में बने बेतरतीब कट कई हादसे का शिकार लोग होते हुए नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी से गलत साइड आने वाले वाहनों की वजह से जाम की स्थिति बन रही है। ऐसे में परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग कर्मचारियों के साथ गोरा पड़ाव का बारीकी से निरीक्षण करते हुए उसे व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के लिए NHAI की जो डिवाइन है, जो एक्सीडेंट हुआ है वो डायरेक्ट इधर से घुसा और उसको उसकी जानकारी नहीं होगी, कोई ट्रैफिक खड़ा होगा वो टकरा गया। तो हमने अब ये सोचा इसमें कि ये जो दोनों कट आमने सामने हैं इनको बंद करके आगे ले जाया जाए और अलग अलग मतलब इसको ये जो सर्विस लाइन से मिलता हुआ कट है इसको 200 मीटर आगे और जो मीडियम कट है उसको हम 700 मीटर आगे ले जाएं। हरिद्वार के PWD के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन की मांगों को लेकर उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का कार्य बहिष्कार 5वें दिन भी जारी रहा। धरना 6 फरवरी से चल रहा है। वहीं एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा है कि स्थानांतरण अधिनियम 2017 और 2025 के शासनादेश के मुताबिक मुख्य अभियंता को ट्रांसफर का अधिकार है। बावजूद इसके उनकी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आपने भी हमारी पीड़ा देखी होगी। देखिए, हमारी जो मांगे हैं उत्तराखंड में म्युनिसिपल कार्मिकों की समस्याओं के समाधान जो है काफ़ी समय से नहीं हो रहे हैं। जैसे अभी कुछ प्रमोशन की हमारी मांगे हैं जो लंबित पड़ी हुई है, लगभग इसमें 6 महीने का समय हो गया है। और दूसरी जो समस्या है जो कि हमारे HOD लेवल पे ही होनी है, प्रमुख अभियंता लेवल पे, कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र। यदि हमारा एक कार्मिक जो है पौड़ी में बैठा है और एक कार्मिक हरिद्वार बैठा है, हरिद्वार वाले को आपने पौड़ी भेज दिया, पौड़ी वाले को आपने हरिद्वार भेज दिया, तो उसके लिए वो सुगम न होकर के अति दुर्गम हो गया है। और यदि वो दोनों कार्मिक आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये HOD के पास में है, या स्तर 1 के लेवल पे हो सकता है, जिसको कि जो मतलब हमारे साथ में कुठाराघात करते हुए इसको शासन को भेज दिया जा रहा है, जिसके लिए हमारी एक मांगे भी है। वहीं हल्द्वानी में चेन स्नेचिंग की घटना का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी फिरोज गांधी को गिरफ्तार किया गया है। SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि आरोपी पर नैनीताल और रामपुर में 10 मुकदमे दर्ज है। 400 से अधिक CCTV फुटेज जो है खंगालने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस का एक और जो सहयोगी आरोपी है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। आज तीनों घटनाओं का सफल अनावरण हुई है। ये 2 लोग हैं, बहुत शातिर अभियुक्त हैं। एक का नाम है फिरोज गांधी, निवासी जो है मिलक खानम, थाना रामपुर, जिला रामपुर का है। उसके ऊपर कुल मिला के 10 मुकदमे हैं। 10 302 मर्डर, लूट और हत्या का प्रयास के अलावा स्नैचिंग का हल्द्वानी में भी पिछले साल में 2 मुकदमे हैं इस पे, और इस साल का मुकदमे 3 मिला के टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस का एनकाउंटर भी हो चुका है उसको, और जो है बहुत लंगड़ा के चलता है, उसको गोली लगी है पुलिस से, पुलिस के साथ मुठभेड़ का भी है। बहुत शातिर और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। कुल मिला के हमारा टीम्स द्वारा बहुत मेहनत करे हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में घुस आए 2 हाथियों को एक युवक द्वारा उकसाने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। उसी दौरान एक स्कूटी सवार युवक ने जानबूझकर उन्हें हॉर्न दिया और हाथी को पीछे से टक्कर मारने की कोशिश की है, जिसके बाद हाथी ने युवक पर हमला करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि युवक पीछे हट गया और हाथी मुड़कर वापस चल दिए। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। धामी कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। वन विभाग में कार्यरत 579 दैनिक श्रमिकों को मिलेगा न्यूनतम वेतनमान। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 22 पदों के सृजन को भी मंजूरी। देहरादून में धौलास जमीन प्रकरण पर CM धामी का बड़ा बयान। IMA के पास मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की साजिश का आरोप। हरदा ने किया वार, कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताबीज बना ले भाजपा। देहरादून के तिब्बती मार्केट में दिन दहाड़े गैस एजेंसी के मालिक की हत्या। पैसों का लेन देन बताई जा रही हत्या की वजह। मृतक की पत्नी ने सास समेत 4 लोगों के खिलाफ दी तहरीर। और हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ में AI से होगी भीड़ और ट्रैफिक की मॉनिटरिंग। डिजिटल कुंभ प्रशासन का फोकस। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित।